नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके। लॉर्ड लिटन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद हमारे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, देन चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसके बाद लॉर्ड रीडिंग के बारे में, वेवल के बारे में। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है। जो बहुत सारे हम लॉर्ड्स देखते हैं, बहुत सारे जनरल्स देखते हैं, गवर्नर जनरल्स देखते हैं, उनके बीच में से कुछ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम की जो पॉलिसीज थी कुछ एक अच्छी थी, बुरी थी, वो डिसाइड करना आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग जैसा सोचते हो, जैसा आपका कॉन्शियसनेस है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही काम है कि टोटल जानकारी दे देना, जिस हिसाब से आप लोग उस चीज़ को डिसाइड कर पाओ। ठीक है, लॉर्ड लिटन के बारे में एक बात कहूँगा कि ठीक है, इनके आइडियाज़ काफ़ी अच्छा थे, लेकिन टाइम सही नहीं था। वो कहते हैं ना, राइट टाइम एट राइट प्लेस एट, जो भी कहते हैं, तो ये राइट मैन एट राइट प्लेस कहते हैं। तो ये राइट मैन थे, लेकिन प्लेस और टाइम राइट नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, आइडियाज़ काफ़ी अच्छे थे। तो लॉर्ड लिटन करेंगे हम एमसीक्यूज़ के तौर पे, और उसके बाद जो डिटेल होगी वो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी छोटी-सी एक नाम है, इनका पेट नेम है ऑन मेरेडिथ। मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है इनको। किस नाम से? ऑन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे पोएट थे। ठीक है, बहुत अच्छे पोएट थे। पोएट होने के साथ-साथ बहुत अच्छे उपन्यासकार थे, बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखते थे, एस्से लिखते थे काफ़ी अच्छे। तो इनको ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। इनसे पहले कौन था वायसराय यहाँ पे? नॉर्थ बुक नाम से थे। और 1876 में इन्होंने कैलकटा में, क्योंकि उस टाइम पे कैलकटा से ये अपना शासन चलाया करते थे, 1911 में। 1911 में कहाँ चेंज की थी? दिल्ली की तरफ प्रस्ताव रखा गया और 1912 में शिफ्ट की गई थी। प्रस्ताव कब पास हुआ? 1911 में। और शिफ्ट कब हुई? 1912 में। ठीक है, दिल्ली का ये है। देन 1876 में इन्होंने कार्यभार लिया नॉर्थबुक से, और 1880 तक। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा था 1876 से 1880 तक। ये था पूरा इनके बारे में। ऑन मेडिथ के नाम से जाना जाता है। इनको ये दूसरी बार मौका मिला था इंडिया में आने का। जब पहले मौका मिला था तब कलकत्ता के गवर्नर के दौर पे मिला था, तब इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और उस टाइम पे हम बात करें तो बेंजामिन डिजरायली की सरकार थी। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी यूके में, और ये रही थी 1874 से 1880 तक। ठीक है, तो ये है लिटन का थोड़ा सा। अब मैं क्वेश्चन एमसीक्यू लूंगा एक दो, उसके बाद हम लोग इसकी डिटेल देखेंगे। तो क्वेश्चन है, हथियार अधिनियम, जिसको आर्म्स एक्ट भी कहा जाता है, जिसके द्वारा क्या किया गया था? हथियार रखने के लिए लाइसेंस जरूरी था कि आप बिना लाइसेंस से कोई हथियार नहीं रख सकते। तो ये कौन से सन में लाया गया था? आर्म्स एक्ट विच मेड क्रिमिनल ऑफेंस टू कीप आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस वाज ब्रॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बाय लिटन। ठीक है, सबसे पहले लिप्टन का नाम आ गया, तो हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए लिप्टन के द्वारा और भी आर्म्स एक्ट आए होंगे, पेटेंट एक्ट आए होंगे, जो भी आया होगा। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक चीज सबसे पहले आ जानी चाहिए, लिप्टन के द्वारा लेके आए थे, तो आसपास का 1876 से 1880 के बीच का टाइम होगा। तो ऑप्शन डी कट जाता है। ठीक है, और आते ही उन्होंने ऐसे तूफानी काम चालू कर दिए थे। तो 1978, 19 सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होगा? 1878 होगा। ये सारे 18 के ऑप्शन होंगे। ठीक है, 1878 इसका आंसर होगा। 1878 में आर्म्स एक्ट आया था। लेकिन इसकी बुरी बात क्या थी? इसकी बुरी बात क्या थी? रेशियलाइजेशन। ठीक है, इसकी जो बुरी बात थी वो क्या थी? रेशियलाइजेशन। जो आज कहते हैं ना ब्लैक लाइव मैटर्स, तो वो तब से चला आ रहा है, उसके पहले से भी चला आ रहा है। रेशियलाइजेशन क्या था? इसमें जो इंडियंस थे, इंडियंस को कोई भी आर्म्स रखने के लिए, कोई भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? लाइसेंस की जरूरत थी। और अगर बिना लाइसेंस के पकड़े जाते हैं तो 3 साल कम से कम सजा होनी होनी थी इम्प्रिजनमेंट की। लेकिन जो यूरोपियंस थे, जो यूरोपियंस इंडिया में कह रहे थे, जो भी ऑफिशियल्स थे, या एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन में डच वाले भी आ जाते हैं, फ्रांस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन थे। और सम ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ऑफिशियल्स ऑफ ईआईसी गवर्नमेंट, या ईआईसी तो नहीं रहेगी थी उस टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो इनको, इन तीनों को, इन कैटेगरी वालों को लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, और ये बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार रख सकते थे। ठीक है, तो ये जो भेदभाव था किसके साथ किया गया? इंडियंस के साथ किया गया कि इंडियन नहीं रख सकते, और यूरोपियन, एंग्लो इंडियन एंड जो सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो आईसीएस पोस्ट पे होंगे या सेक्रेटरी पोस्ट पे होंगे, उनके द्वारा रखा जा सकता था। तो ये इसकी क्या थी? बुरी बात थी। अच्छी बात है कि आर्म्स नहीं रखने, और अभी भी चला आ रहा है इंडिया में कि बिना लाइसेंस के कोई नहीं रख सकता।
जैसे हम यूएस वगैरह में भी लाइसेंस बढ़ता है लेकिन आराम से बढ़ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे खाने पीने की दुकान है, वैसे वहाँ पे आर्म्स की दुकान है। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले कैपिटॉल वाला जो मुद्दा चला था, ठीक है, कैपिटॉल हिल्स में अब अचानक से आगजनी कर दी थी ट्रम्प के समर्थकों ने। तो उसके बाद से अमेरिका में जो हथियार है उनकी बिक्री अचानक से बढ़ गई। ठीक है, वहाँ पे अचानक से बढ़ जाती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, लाइसेंस लेने में बहुत दिक्कतें होती है, इसलिए लाइसेंस कट्टे लोग अपने पास रखते हैं। तो ये था आर्म्स एक्ट 1878 में लेके आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज ब्रॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं होती है, लोकल भाषाएं होती है, उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, और इसके वर्नाकुलर में जो भी अखबार छापे जाते हैं या जो भी मैगजीन्स छापी जाती थी, तो वो उसको बैन करने के लिए एक एक्ट लेके आया था लिटन, जो लेके आया था सेम ईयर था 1878 में। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लेके आए थे, इसमें क्या था कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, उनको जो हमारे नेशनलिस्ट थे या जो भी अखबार छापने वाले थे, जो मतलब कि भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में छापते थे। और उस टाइम पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा वैल्यू लैंग्वेज नहीं थी, कि सब आज भी नहीं आती गाँव में तो आप जाओगे तो, ठीक है, वहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज चलती है। जैसे यहाँ पे राजस्थान के गाँव में जाएँ, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी अलग-अलग जगह पे होती हैं। तो वही सीन उस टाइम पे था, वो आप सोच सकते हो जब लिटरेसी उस टाइम 11% से कम थी, तो क्या हालत हो सकती थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या होता कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में अखबार छापे जाते थे, उसको कोई गांव वाला बैठ के पढ़ता था, नीम के पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे चारों लोग बैठ के सुनते थे। तब इनका क्या सीन हुआ सरकार का कि हम वर्नाकुलर में अखबार छापने बंद कर देते हैं। छापना बंद करने का मतलब क्या है कि जब अगर गवर्नमेंट से सेंसर होके जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट से सेंसर होके जाता है, सेंसर का मतलब अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखा है तो उस चीज को हटा दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखा है तो उस चीज को हटा दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट से सेंसर होकर जाएगा अखबार, तब तो छाप देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा है, लोगों में भड़काने वाली भावनाएं पैदा की जा रही है, तो उस चीज को छापने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, 1878 में आया। और ऐसी कोई भी चीज जिससे सरकार को भड़काया, जिस सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, वो नहीं छापी जाएगी वर्नाकुलर लैंग्वेज में। और उसके अलावा अगर छापा जा रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अगर आप लोग इसकी थोड़ी सी विपिन चंद्रा पढ़ी हो तो उसमें बताया गया, अमृत बाजार पत्रिका के लिए मेन लाया गया था, ठीक है, बहुत फेमस अखबार था उस टाइम पे। और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिस तारीख को लागू होने वाला था, उससे एक रात पहले ये अखबार बदल के कौन सी भाषा में हो गया, इंग्लिश भाषा में। तो इस पे कोई असर ही नहीं पड़ा, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज का अखबार था और एक ही रात में किस में बदल दिया इन्होंने, इंग्लिश भाषा में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस है। तो इसका आंसर लिटन ही होगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, लिटन है तो लिटन पढ़ रहे हैं तो लिटन ही होगा। अभी स्टैट्यूटरी क्या था, जैसे उस टाइम सीसीएस चला करती थी, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज चला करती थी, जो आज के आईएएस हैं, ठीक है, वो सीसीएस हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या कहा लिटन ने आके, इसको एससीएस में बदल देते हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस में बदल देते हैं इसको। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि जब 1833 का एक्ट आया था, 1833 का एक्ट आया, उस टाइम कहा गया कि भाई अपने मतलब इंडिया वालों को भी लेंगे, इसमें एक प्रस्ताव रखा गया। 1853 में कहा गया ओपन कंपटीशन होगा, लेकिन ये इनके प्रकरण इंडिया के 40 लोगों ने अब तक 1878 1876 तक जब तक आया था लिटन, तब तक 18 40 लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें से सिर्फ 10 पास हो पाए थे। ठीक है, तो एक अब आज भी सपना ही आईएएस बनने का सबका, कि आईएएस बन जाएंगे तो सारे दुख सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, ये होता है। तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस में क्या कहा कि इसको एक नेटिव सर्विस की तरह यूज करेंगे हम लोग, नेटिव सर्विस। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को जगह दी जाएगी, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को जगह दी जाएगी। और सीसीएस में इनको रोल नहीं दिया जाएगा, और इनके जो पद होगा एससीएस का, वो सीसीएस से सबऑर्डिनेट होगा, मतलब इनके बराबर का ओहदा नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ, इंडियंस को ये चीज पसंद नहीं आई कि हमें सीसीएस पे बैठना है, आईएएस की पोस्ट पे बैठना है, उससे नीचे उससे कम कुछ बर्दाश्त नहीं है। तो उसके बाद आई थिंक 1/6 पोस्ट है, उस पे इंडियंस को लाना अनिवार्य कर दिया गया था, 1/5 या 1/6 पे, ठीक है, इसके बाद से 1/5 या 1/6 पे लाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके भले एग्जाम दो या ना दो, लेकिन उस पर इंडियंस आएंगे ही आएंगे इतनी पोस्ट पे। ठीक है, तो ये था स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस का सीन था पूरा। नेक्स्ट है, द सेकंड अफगान वार टुक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम। तो लिट्टन के टाइम पे हुआ था। अगर मैं बात करूं इसमें, तो लिट्टन की एक पॉलिसी थी, अगर कभी पूछा जाए, जैसे आप लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो इनकी इसकी एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, पॉलिसी ऑफ
प्राउड रिजर्व, इसका कहना क्या था कि हम एक ऐसा सर्किल बनाएंगे, रिंग फेंसिंग कहेंगे जिसको, ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह सकते हो आप लोग, रिंग फेंसिंग कह सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे कि उस टाइम रशिया से काफी खतरा हो रहा था और अफगानिस्तान अपने एकदम बॉर्डर पे पड़ता था कि अफगानिस्तान ये रहा, ये रशिया है और ये अपना पूरा इंडिया का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम्पायर था, तो उनका ये सीन था कि अफगानिस्तान को रोक के रखेंगे, अफगानिस्तान को रोक के रखेंगे या अपना बना लेंगे, तो उससे क्या होगा कि अपने रशिया के यहाँ के इंटरवेंशन को रोक पाएंगे। तो इसलिए पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, मतलब रिजर्व है हमारा पूरा का पूरा, एज ए बफर स्टेट यूज करेंगे, या फिर स्फीयर और इन्फ्लुएंस की इतना इतना हमारा इन्फ्लुएंस होगा, इसके अलावा हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये ऐसा लिटन का था, तो उसी के चलते सेकंड अफगान वॉर लड़ा गया। इसके बारे में मैं कभी और चर्चा करूंगा। दो दो वॉर लड़े गए थे अफगान के, पहला दूसरा, ठीक है, तो दूसरा इसी के टाइम पे लड़ा गया। देन ओके, अफगान वार इसी के टाइम में लड़ा गया था। नेक्स्ट एक दो एक स्टार्ची या स्टार्की कहें, कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ऑप्शन है एजुकेशन, पुलिस रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या फेमाइन। तो आंसर होगा फेमाइन, है जिसको अकाल कहते हैं हम लोग। एजुकेशन में आप लोग एक पुलिस रिफॉर्म में फ्रेजर कमीशन सुनते होंगे। एजुकेशन में तो काफी नाम सुने होंगे, मैकॉले कमीशन है, उसके बाद दो तीन और हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म में फ्रेजर कमीशन आती है और फेमाइन रिफॉर्म में स्टार्की कमीशन, वो इसी के टाइम पे बनाई गई थी। 1876 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, ठीक है, 1876 में इंडिया में, सुपर फेमाइन कहते हैं जिसको। और मेजर अफेक्टेड क्षेत्र पंजाब, अवध, यूपी, नीचे से आंध्र प्रदेश, ये सब थे। और उन मतलब कि कोई अच्छे मेजर्स नहीं किए गए कि भाई फेमाइन पड़ा है तो लोग मर रहे हैं, भूखे सब हो रहा है। इस दौरान क्या हुआ, एक स्टार्ची की कमीशन में, स्टार की कमीशन बनाई गई। इसने क्या कहा कि भाई अपने, मतलब ये मांगे उठ रही थी कि फेमाइन पड़ा है, सूखा पड़ा है, तो सबको रुपए दिए जाए, जैसा आज की तारीख में होता है। तो इनका नहीं, रुपए वुपए नहीं देंगे, रुपए सिर्फ देंगे इम्पोर्टेंट जो होंगे, मतलब कि जो काम नहीं कर सकते सिर्फ उनको रुपए देंगे, जो काम कर सकते उनको रोजगार देंगे, रोजगार करके वो जो रुपए कमाएंगे वो होगा। उसके बाद हर प्रोविंस में, हर प्रोविंस में फेमाइन फंड बनाया जाएगा, ताकि कभी फेमाइन पड़े तो हम इसका यूज कर सकें, ठीक है। फेमाइन फंड की बात होगी यहाँ पे। देन इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, इरिगेशन प्रोजेक्ट, और रेल लाइंस बिछाई जाएगी, ताकि खाना वाना ले जाना हो कहीं पे, पैकेट्स देने हो तो वो करने हो। तो ये स्टाची कमीशन की पूरी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद हम बात करें अगर एक आधी और इनके बारे में, तो 1876 के फेमाइन के बावजूद क्या किया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था कि केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी हर मैजेस्टी को, मतलब जो क्वीन थी, हर मैजेस्टी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। बुराई कुछ नहीं थी इसमें, ठीक है, आप देश की सर्वे सरवाओ, ब्रिटेन इंडिया जहाँ पे भी शासन है, आपको केसरे हिंद की उपाधि दे दी। दिल्ली दरबार भी बुराई नहीं, लेकिन बुराई क्या थी, एक तरफ पूरा देश सूखे से मर रहा था, लोग खाए बिना मर रहे थे, और दूसरी तरफ इतना पैसा लगा के दिल्ली दरबार लगा रहे हो, ठीक है, बाद में लगा लेते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मना नहीं करता, वैसे भी आप लोगों की चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि दिल्ली दरबार जो लगा था ना 1876 में, एक तरफ पूरा सूखे से देश मर रहा था और दूसरी तरफ ये काम हुआ था। एक काम इनके टाइम में और हुआ था, लिप्टन के टाइम में, जैसा कि मेयो के टाइम में हम सुना था पावर ऑफ डिवोल्यूशन, मतलब कि जो हमारी लोकल बॉडीज थी उनको पावर देना धीरे धीरे, वैसे ही इसने क्या किया था, प्रोविंसेस को कुछ एक पावर दे दी थी कि आप एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर सकते हो, दो तीन ड्यूटी कलेक्ट कर सकते हो, और अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए तक आप कलेक्ट, अगर कलेक्ट करो 100 रुपए तक आप रखोगे, इससे ज्यादा आती है हमारे पास दे दोगे। तो थोड़ी सी पावर डिवोल्यूट इसने भी कर दी थी अपने टाइम में। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द लॉर्ड लिटन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो जाने से पहले वीडियो लाइक जरूर कर देना। देन नेक्स्ट में मिलते हैं हम लॉर्ड रिपन के साथ, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि लिटन ने जो घाव दिए थे उन पे मलहम लगाने का काम रिपन ने किया था। तो रिपन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।